Hello friends, in this video we will talk about romantic age. This is our chapter 9 and the time period of romantic age is 1800 to 1850 AD. ओके तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये सीक्वेंशली आप देखिए पूरा अब तक रोमांटिक एज तक हर राइटर हमने रोमांटिक एज से पहले के सारे राइटर्स बिल्कुल टाइम पीरियड के हिसाब से अच्छे से करे हैं और हम पूरा सिलेबस ऐसे ही बहुत ही अच्छे से करेंगे। आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रोमांटिक एज। रोमांटिक एज स्टार्ट फ्रॉम 1800 टू 1850 एंड रोमांटिक एज में सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन बोथ ऑफ देम हैपन ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। तो ये दोनों सेम टाइम पे ही हुए थे। अमेरिका इज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर हु फॉट फॉर अमेरिका एंड फाइनली अमेरिकन रेवोल्यूशन हैपेंड। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे उन्होंने अमेरिका की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने अमेरिका को अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था वहाँ पे। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन किससे इंस्पायर्ड था? अमेरिकन रेवोल्यूशन से। एंड द मेजर एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज टू ओवरथ्रो द मोनार्की ऑफ फ्रांस। तो वो जो मोनार्की वहाँ का राजा की प्रथा थी उसको ओवरथ्रो करना चाहते थे सो दैट इट विल लेट टू द इंटरेस्ट टू डेमोक्रेसी। वो चाहते थे वहाँ पे भी डेमोक्रेसी हो, सोशलिज्म हो एंड नेशनलिज्म हो। एंड लॉट ऑफ बैड थिंग्स वाज डन बाय द रूलर। जो रूलर थे, जो राजा थे, बहुत ही जो मोनार्क थे वो बहुत ही गलत चीज़ें वहाँ पे कर रहे थे। एंड द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रेवोल्यूशन। और वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द रेवोल्यूशन जो था। वो रेवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एंड डिवाइन राइट का मतलब होता है मीन्स राइट गिवन बाय द गॉड। जो भगवान जो राइट्स देते हैं वो डिवाइन राइट होती है। ओके एंड ही शुड नॉट बी क्वेश्चन बिकॉज ही हैज़ द पावर ऑफ गॉड। तो ये था कि भाई जो मोनार्क होता है उससे आप कुछ भी नहीं पूछ सकते क्योंकि वो भगवान के दर्जा मानते थे। तो ये था कि पावर ऑफ गॉड है, उसके पास भगवान वाला पावर है तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड डिमांड ऑफ गुड्स उस टाइम पे ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, सो द जो प्राइजेस है इंक्रीज होते जा रहे थे। एंड ब्रिटेन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने फ्रांस में कम दामों में प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ऐसे तो करता था कि हर दूसरी जगह जाके कम दामों में शुरू कर दे, वहाँ की इंडस्ट्री ख़त्म कर दे। और जिस वजह से फ्रेंच मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीद रहा था। एंड ए लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। और फ्रांस में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया। एंड द पीपल ऑफ फ्रांस आर क्वाइट एंग्री ऑन क्लर्जी अपर क्लास पीपल। और वो जो क्लर्जी मैन थे, अपर क्लास पीपल थे, उनके ऊपर काफ़ी वो रुष्ट थे। बट द रेवोल्यूशन वॉज नॉट ए बिग सक्सेस। जो रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। एंड इन 1899 फ्रांस वॉज ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो मिलिट्री का कब्जा शुरू हुआ, जैसे कि एक बार पाकिस्तान में भी हुआ था ना कि जो मिलिट्री का कब्जा हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भी इन 1899 में फ्रांस वाज ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप। एंड रोमांटिक्स डोंट बिलीव इन द सोशल हायरार्की। जो रोमांटिक्स थे वो बिलीव नहीं करते थे सोशल हायरार्की में। एंड वी शुड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। और उनको लगता था कि हमें अपने ही पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ये जो हायरार्की है कि राजा का बेटा राजा बनेगा वो नहीं चलनी चाहिए। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इज हैपन इन 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेट्स स्टार्ट अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रोमांटिक एज में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था रोमांटिक एज में। तो आपको याद रखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पे हो रहा था। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रोमांटिक एज। एंड इन दिस द राइटर टुक द थीम ऑफ नेचर एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो वहाँ के जो राइटर्स थे वो किसका एम थीम ले रहे थे? नेचर का। ये रीज़न क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हार्मफुल इफेक्ट्स एंड द काइंड ऑफ मटेरियलिज्म विच स्प्रेड अराउंड। तो जो मटेरियलिज्म वहाँ पे स्प्रेड हो रहा था, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे थे
उसके वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, नेचर की तरफ लोग ज़्यादा जाने लगे थे। इट स्टार्टेड बिफोर रोमांटिक एज एंड कंटिन्यू टिल द विक्टोरियन एज। तो ये रोमांटिक एज बिफोर पहले स्टार्ट हो गया था रोमांटिक एज में, और रोमांटिक एज से पहले स्टार्ट हो गया था और कंटिन्यू रहा विक्टोरियन एज तक। विथ लेस लेबर ए लॉट ऑफ गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर। तो बहुत ही कम लेबर में वो लोग बहुत सारा गुड्स बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे। बट देर वॉज ए लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो रहे थे, जैसे फैक्ट्रीज पोल्यूटेड एयर एंड वाटर, जो एयर एंड वाटर पोल्यूशन हो रहा था। ए लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, जो कोल था उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। एंड द डाई यूज टू कलर द क्लोथ्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर, जो डाई थी वो पानी में छोड़ी जा रही थी। एंड द रोमांटिक राइटर सेज दैट द सिटी लाइफ इज लाइक हेल। तो उनको लग रहा था कि सिटी, जो रोमांटिक राइटर्स थे वो बोल रहे थे कि सिटी जो लाइफ है वो हेल की तरह है। विलियम ब्लैक ने भी बोला था ना, चिमनी स्वीपर की बात करी थी उन्होंने, कि कैसे जो बच्चे हैं उनसे काम कराया जा रहा है। एंड दे सेड नेचुरल वर्ल्ड इज प्योरर देन द इंडस्ट्रियल वन। तो उन्होंने बोला था कि नेचुरल वर्ल्ड है वो प्योर है इंडस्ट्रियल से। एंड द नेचर वॉज ए प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ, जो नेचर है वो जगह है स्पिरिचुअल ट्रूथ की एंड द रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी। एंड दे सेड नेचर इज द ओनली प्लेस वेयर द एनर्जी कैन बी रीजनरेटेड। नेचर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनर्जी रीजनरेट हो सकती है। ओके, तो ये इन्होंने बातें करी थी। नेक्स्ट हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी 6 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस टाइम पे। तो क्या थे? सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज यूज़ करी थी वहाँ के राइटर्स ने। एंड द फोकस ऑन इमोशन एंड फीलिंग्स, दे फोकस ऑन इमोशन एंड फीलिंग्स, वो इमोशंस एंड फीलिंग्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। दे वांटेड दैट देयर पोइट्री शुड टच द हार्ट ऑफ द पीपल, जो उनकी पोइट्री है वो टच करे, लोगों के दिल तक पहुँचे। एंड एनलाइटमेंट व्हाट, जो एनलाइटमेंट के राइटर्स थे, फोकस ऑन फैक्ट्स एंड रीज़न। एनलाइटमेंट हमने देखा था ना, वो किस पे फोकस करते थे? फैक्ट्स एंड रीज़न पे। और वेयर एज रोमांटिक राइटर्स किस पे फोकस कर रहे हैं? फोकस ऑन हाउ पीपल फील, कैसे उनको फील हो रहा है, फेल्ट कैसे वो महसूस कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे थे। इमोशंस, फीलिंग्स पे फोकस कर रहे थे। तो आपको दोनों का डिफरेंस याद रखना है। एनलाइटमेंट के राइटर्स फोकस कर रहे थे किसके ऊपर? फैक्ट्स एंड रीज़न के ऊपर। और रोमांटिक एज जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उनके जो राइटर्स वो किसके ऊपर? फोकस ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन नेचर एंड आइडलाइज द रूरल लाइफ। एनलाइटमेंट जो राइटर्स थे ट्रीटेड नेचर विथ ए क्रिटिकल आई, वो क्रिटिकल आई के थ्रू देख रहे थे, आई ऑफ ए साइंटिस्ट की तरह देख रहे थे। ओके, एज ए पार्ट दैट लुक, जैसे पार्ट कैसे दिखता है, वो होल को ना देख के पार्ट को देख रहे थे। एंड रोमांटिक जो राइटर्स थे लुक्ड एट नेचर एज ए होल। तो रोमांटिक राइटर्स नेचर को एक होल की तरह देख रहे थे पूरा। ओके, उसका पार्ट नहीं देख रहे थे, फुल देख रहे थे। एंड द नेक्स्ट इज emphasis on freedom and individuality. Emphasis on freedom and individuality. And before this only heroes were glorified. पहले क्या होता था? ओनली हीरोज को बहुत ही ताकतवर दिखाते थे, उनको ही ग्लोरीफाइड करते थे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग वाज एड्रेस। तो फर्स्ट टाइम जो हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको एड्रेस किया गया। ओके, तो उनके बारे में बताया गया। तो इसमें ये इनके 4 पॉइंट्स है। 5th पॉइंट रीज़न क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन उसका रीज़न था कि ह्यूमंस को क्यों दिखाया गया। एंड द 5th वन इज सुपरस्टिशंस एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। सुपरस्टिशंस एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, तो इसमें क्या था? जैसे कि एग्जाम्पल सैमुअल टेलर कॉलरिज है, रोट क्रिस्टेबल, उन्होंने क्रिस्टेबल लिखी थी, हमने लास्ट मोमेंट में देखा था कि वैम्पायर थीम लिया था। वी फाइंड दैट सुपरस्टिशंस के बारे में बात हुई थी। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनलाइटमेंट।
और ये टोटली डिफरेंट था एनलाइटमेंट में, बिकॉज इन एनलाइटमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक एंड रीज़न। वो एनलाइटमेंट में सिर्फ लॉजिक एंड रीज़न के बारे में बात कर रहे थे। एंड रोमांटिक एज में इमेजिनेशन वॉज सेलिब्रेटेड, जो इमेजिनेशन था उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। एंड थर्स दे टॉक अबाउट द थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। वो थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, पुट योर माइंड असाइड एंड यूज योर हार्ट ओनली। अपने दिमाग को दूसरी तरफ रखो और अपने दिल की बात सुनो। तो ये इस पे फोकस कर रहे थे। तो द नेक्स्ट वन इज फ्री वर्ड्स। द नेक्स्ट वन इज फ्री वर्ड्स। इसमें एक इमोशन शो करने के लिए यू नीड टू हैव फ्री फ्लो। कुछ भी कोई भी आप चीज़ें दिखाना चाह रहे हो तो आपको क्या चाहिए? फ्री फ्लो ही तो चाहिए। तो फ्री वर्ड्स यूज कर रहे थे। ओके, एंड इसमें जो था, ये फर्स्ट रोमांटिक टर्म इज यूज्ड बाय फ्राइडरिच। फर्स्ट रोमांटिक टर्म वाज यूज्ड बाय फ्राइडरिच सेचुअल। तो ये आपको याद रखना है। हिस्टोरिक नॉवल बिगेन इन रोमांटिक एज। हिस्टोरिक नॉवल लिखी जाने लगी रोमांटिक एज में। इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। 11396 definitions are given by F.L. Lewis, and The Romantic Imagination is the title of a book of C.M. Baura. Okay, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। The first question is, who is given credit for first using the term romantic? तो फर्स्ट टर्म रोमांटिक किसने यूज किया था, किसको ये क्रेडिट मिला था? द आंसर इज फ्राइडरिच सेगल। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्टोरिक नॉवल बिगेन इन विच पीरियड ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर? हिस्टोरिक नॉवल कौन से ब्रिटिश लिटरेचर में स्टार्ट हुई थी? तो कौन से ब्रिटिश पीरियड में स्टार्ट हुई थी? रोमांटिक एज में स्टार्ट हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11396 definitions of romanticism was given by। किसने इतने सारे डेफिनेशंस दिए थे? 11396 गिवन बाय F.L. लुइस। द नेक्स्ट वन इज, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज had a significant effect on the literature produced during which age? फ्रेंच रेवोल्यूशन का कौन सी एज पे इफेक्ट था? आंसर इज रोमांटिक एज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोमांटिक इमेजिनेशन is the title of a book by। The Romantic Imagination is the title of a book by C.M. Baura। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर में, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की रोमांटिक एज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। द फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन इंक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन इंक्रीज। विथ पॉपुलेशन इंक्रीज पीपुल मूव टू सिटी फ्रॉम विलेजेस। जो लोग थे वो मूव करने लगे, कहाँ से? मूव टू सिटी फ्रॉम विलेजेस। विलेजेस से वो सिटी की तरफ जाने लगे। एंड बैंक, द नेक्स्ट इज बैंक एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज वेयर ओपन। ये सॉरी ओपन है। ओके, तो बैंक एंड joint stock companies were open because industries were started and people used to take money from banks। तो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, लोगों को बैंक से पैसे लेने पड़े। एंड लेटर दे यूज टू रीपे द लोन। उसके बाद में बैंक से लोन लोगे तो आपको रीपे भी करना पड़ेगा। तो ये बैंक्स एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज वेयर ओपन, वो शुरू हुआ। द नेक्स्ट इज कॉलोनाइजेशन प्रोवाइडेड कंज्यूमर मार्केट एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल। The next fourth point is mineral resources। mineral resources iron and metal थे। cotton industry start हुई। steam engine is invented in 1775। canal and railroads develop। इसमें से कई बार क्वेश्चन ये आता है कि चार आपको दे देंगे तो उस टाइम पे क्या हुआ था वो पूछता है, तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी कब क्या हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स आपको दे रही हूँ, तो आपको बहुत इजी रहेगा। बहुत सारा पढ़ते हैं, दिमाग में पूरा मिक्स हो जाता है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ जो ये इनको इग्नोर मत करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपर्स के नोट्स है, बहुत इजीली क्रैक होता है एग्ज़ाम। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर देम। आप अपनी तैयारी फुल फ्लेज रखिए इन नोट्स के साथ। तो नेक्स्ट इज़
चाइल्ड लेबर स्टार्ट हुआ एंड पावर लोन शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप। चाइल्ड लेबर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब शुरू हुआ था, रोमांटिक एज में। एंड पॉपुलेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, लोग अर्बनाइजेशन मतलब गांव से शहर की तरफ जाने लगे, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। सैनिटरी प्रॉब्लम स्टार्टेड, तो सैनिटरी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी एंड पोल्यूशन शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन फैलने लग गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर द वर्कर्स, डीह्यूमनाइज्ड, तो जो भी उनके लिए कोई भी सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं थे, जो वर्कर्स थे उनको डीह्यूमनाइज्ड किया जा रहा था। एंड ट्रेड यूनियन बिगेन टू एमर्ज, तो ट्रेड यूनियन शुरू हुई थी। तो ये आज हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ रोमांटिक एज। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। मुझे कोई भी हो उसे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छा करूं, और भी अच्छा करूं और आपको और भी अच्छा प्रोवाइड कर सकूं। मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला है, तो आप उसको लिंक को ओपन ज़रूर करिएगा। जो ये पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।